हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज मैं क्लास 8 के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। ये सिविक्स वाले पोर्शन से है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आज हम लोग इस चैप्टर में केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कैसे काम करती है, उसकी रूपरेखा क्या है, सारी चीज़ें उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, आम तौर से जो गवर्नमेंट होती है उसके दो फॉर्म होते हैं। नंबर 1 प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 2 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी तीनों ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये जो तीनों ऑर्गन हैं, ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें कोई क्लोज रिलेशन नहीं होता है। ठीक है। और इस तरह की व्यवस्था यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। दूसरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो संसदीय रूप जिसको कहते हैं, संसदीय शासन, इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्लोज रिलेशन होता है। हमेशा एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेही होती है उनकी। इस तरह की व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम यूके में है, ब्रिटेन में है। और ऐसी ही व्यवस्था हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ संघीय शासन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लगभग ऐसी ही व्यवस्था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की स्टेट गवर्नमेंट में भी है। अब मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, वो अमेरिका में है। जो हमारे यहाँ है, इंडिया में है, वो हम पढ़ेंगे। तो हम लोग के यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन है, प्रणाली जो है संसदीय शासन की है। तो इस प्रणाली में, इस सिस्टम में इसके मेन फीचर्स क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मेन? तो सबसे पहली चीज़ तो है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, विधायिका, इन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन होता है। ठीक है। ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर के प्रति होती है। तो कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए, एग्जीक्यूटिव का जो है एक नॉमिनल हेड होता है। ये जो जितने लोग हैं, ये चुन के एग्जीक्यूटिव हैविंग ए हेड ऑफ स्टेट, देश का एक हेड होता है, वो भी एग्जीक्यूटिव में आता है। वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। मैं आपको बता देता हूँ, प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है। हालांकि उसकी पावर नॉमिनल है, लेकिन वो हेड होता है एग्जीक्यूटिव का। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्रिपरिषद जिसको कहते हैं, काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर्स, ये अपना एक हेड चुनते हैं जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। ये 4 फीचर्स होते हैं, 1 2 3 4, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के 4 फीचर्स होते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। पार्लियामेंट की बनावट या कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। अब संसद की बनावट क्या है, कितने हाउसेज हैं, संसद में कितने कितने लोग रहते हैं, क्या क्या काम इनका है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, संसद के 2 सदन हैं। नंबर 1 राज्यसभा, नंबर 2 लोकसभा। 2 हाउस हैं, नंबर 1 राज्यसभा, नंबर 2 लोकसभा। अब राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, अपर हाउस, उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है जो राज्यसभा है, ये कह सकते हैं कि स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट्स स्टेट्स, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन लोकसभा का देखिए, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। और लोकसभा में पॉपुलर हाउस भी कह सकते हैं इसको, लोकसभा को पॉपुलर हाउस भी कह सकते हैं, पॉपुलर हाउस, ठीक है। अब देखिए, जो लोकसभा में पॉपुलर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इनके सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को जनता सीधे चुन के भेजती है, तो इसको पॉपुलर हाउस कहा जाता है। जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट एक तरह से किसी सदन का मेंबर तो नहीं होता है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट होता है। प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बट ही और सी कर लीजिए, इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक हाउस का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग राज्यसभा या अपर हाउस का पढ़ेंगे। राज्यसभा और अपर हाउस, अब देखिए राज्यसभा में या अपर हाउस में इसके जो एमपी, जो इसके सदस्य होते हैं, टोटल संख्या शुड नॉट बी मोर देन 250। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या
250 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेस दैन 250। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेस दैन 250, 250 से अधिक जनसंख्या नहीं होती। इस समय कितनी है? 245 है। एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स हैं। इनमें से 245 में से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है बिना इलेक्शन फाइट किए हुए। वो 12 लोग कहाँ से आते हैं? लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र से जो विद्वान लोग हैं, साइंस विज्ञान के क्षेत्र से, आर्ट या कला के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, और सोशल सर्विसेज जो सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। इनमें जो ज़्यादा योगदान देने वाले विद्वान लोग होते हैं, उन लोगों में से राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। मैंने पहले ही बताया था कि राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया। ये राज्यों से चुन के आते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक तरह से राज्यों के प्रतिनिधि माने जाते हैं ये। अब देखिए, इनका इलेक्शन कौन करता है? इनका इलेक्शन आम जनता नहीं करती है। हम लोग इनका इलेक्शन नहीं करते हैं। इनका इलेक्शन राज्यों के एमएलए करते हैं, जो राज्य की विधान सभाओं के सदस्य हैं, जिनको हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एमएलए कहते हैं। वो एमएलएज मतलब स्टेट की लेजिस्लेचर के, राज्यों की विधान सभाओं के जो मेंबर होते हैं, वो इनका इलेक्शन करते हैं। अब इनका इलेक्शन कैसे होना चाहिए? क्या हर राज्य से एक एक चुन के जाएंगे, या जो राज्य बड़ा है उससे ज़्यादा, जो राज्य छोटा है उससे कम? तो हमारे यहाँ यही व्यवस्था अपनाई गई। हमारे यहाँ जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर जो स्टेट बड़ा है उसमें से ज़्यादा चुन के आते हैं, जो स्टेट छोटा है उनमें से कम लोग, मतलब पॉपुलेशन के आधार पर राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव होता है। अब देखिए, इनका टेन्योर कितने समय का होता है? जो लोग एक बार चुने जाते हैं उनका टेन्योर 6 ईयर के लिए होता है। टर्म या टेन्योर ओनली फॉर 6 ईयर्स, 6 साल के लिए होता है। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर इसके जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। आफ्टर एवरी 2 ईयर, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर्स रिटायर। ये रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल के बाद, हर दूसरे साल 1/3 मेंबर्स के रिटायर हो जाते हैं, फिर वो चुने जाते हैं। लेकिन अगर कोई मेंबर बीच में रिजाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो नए चुनाव होते हैं वो फिर 6 साल के लिए नहीं। जो कैंडिडेट, जो मेंबर मान लो 2 साल किया है, 4 साल रह गया है, तो जो नए चुने जाएंगे वो 4 साल ही करेंगे। जो पीरियड बचा हुआ है उसी पीरियड के लिए वो चुने जाएंगे, जो नए चुने जाएंगे। तो राज्यसभा का ऐसा है, मैंने अभी बताया है कि छोटे राज्यों से कम, बड़े राज्यों से पॉपुलेशन के आधार पर ज़्यादा चुन के आते हैं लोग। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा लोग चुने जाते हैं, ये पॉपुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा सा लोकसभा के बारे में देखिए। ये तो राज्यसभा का हो गया।
एक चीज़ मैं और बता दूं, जो राज्यसभा का सभापति होता है, स्पीकर होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन सभापति या राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का स्पीकर होता है। ठीक है, उसके बाद डिप्टी स्पीकर भी होता है। अब हम लोग आते हैं लोकसभा पर। लोकसभा क्या है? इसको हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन या उनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है, इसलिए इसको पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा डिजॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन लोकसभा डिजॉल्व हो सकती है। इनका जो टेन्योर है 5 ईयर का होता है। इनका जो टर्म है, जो लोग चुने जाते हैं वो 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के 6 साल के चुने जाते थे। वो कभी डिजॉल्व नहीं होगी, हमेशा लोग 6 साल के 2 सभा चुनते जाते हैं, हमेशा। वो कभी डिजॉल्व नहीं होते, परमानेंट बॉडी है। लेकिन लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है, इसको कभी भी डिजॉल्व किया जा सकता है। सरकार गिर गई तो भी डिजॉल्व, कोई इमरजेंसी आ गई तो राष्ट्रपति इसको डिजॉल्व कर सकता है, फिर नए चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। मैंने सुनिए, एक होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। 18 साल की जिसकी उम्र हो गई है वह व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है। किस जाति का है, किस धर्म का है, पुरुष है कि महिला है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो वोट देने का अधिकारी है। तो उनके वोटों के आधार पर पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। एक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है पॉपुलेशन के आधार पर कि इतने क्षेत्र से, इतने पॉपुलेशन से एक व्यक्ति चुनाव जीतेगा। वहाँ लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, चुनाव लड़ते हैं लोग, उसमें से एक व्यक्ति चुना जाता है। तो हम लोगों के देश में, भारत में टोटल नंबर 552, इससे अधिक नहीं हो सकते। 552 मेंबर हो सकते हैं, इतने एमपीस जो हैं ये हो सकते हैं लोकसभा में, जिनमें से 532 स्टेट्स से चुन के आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज से चुन के आते हैं, और 2 मेंबर प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से सेलेक्ट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। अगर उसको लगे कि जो लोग चुने गए हैं इसमें से 550 में से यहाँ कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, तो 2 मेंबर वो अलग से इसमें चुन सकता है, राष्ट्रपति उसका अधिकार है। टोटल ये होते हैं टेन्योर 5। अब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए? सबसे पहले तो वह व्यक्ति इंडियन सिटीजन हो, नंबर 1, उसकी एज 25 ईयर पूरी हो चुकी हो, वो किसी प्रॉफिट के पद पर न हो, कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं करता हो, पहले उसको रिजाइन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। लोकसभा जैसे राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट वहाँ का सभापति होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, सारी कार्रवाई देखता है। ऐसे ही लोकसभा में भी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जिसे हम लोग स्पीकर कहते हैं। हम लोग जिसको लोकसभा में, उसके अध्यक्ष को हम लोग स्पीकर कहते हैं। यही प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर काम क्या है? लोकसभा की कार्रवाई को सही ढंग से चलाना, लोग प्रश्न पूछ सकें, लोग जवाब दे सकें, उनको मौके देना, सारी कार्रवाई सही ढंग से चले। स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। और अगर किसी बिल पर जहां मतदान की बात आती है तो आमतौर से स्पीकर वोट नहीं करते हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका आए जहां टाई हो जाए,
सरकार और विपक्ष के बीच में जब वो वोटिंग होती है, किसी बात पर टाई हो जाए, तो वहाँ निर्णायक वोट स्पीकर का हो जाता है। तो स्पीकर वहाँ वोट कर सकता है। ठीक है, ये है। अब देखिए, ये तो दोनों हाउसेज का हो गया, राज्यसभा लोकसभा का। अब लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे कानून बनाए जाते हैं, थोड़ा सा वो भी आप लोग समझ लीजिए। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या है? देखिए, संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। कानून बनाने का सर्वाधिकार संसद के पास है। कानून बनाने के लिए पहले संसद में बिल पेश किया जाता है। तो दो तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। दो तरह के बिल होते हैं। ऑर्डिनरी बिल, देश में सामान्य काम काज हो रहा है, इसमें इसके लिए कोई सुधार के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई बिल पेश किया जाए, वो ऑर्डिनरी बिल कहलाता है। वित्त से, पैसे से संबंधित वित्त विधेयक को जिसे कहते हैं, वो मनी बिल कहलाता है। तो जब कोई बिल पेश किया जाता है तो 3 स्टेप से होके गुजरता है। पहला स्टेप क्या है? एन इंट्रोडक्शन। किसी भी बिल में एन इंट्रोडक्शन, सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में वो बिल को पेश किया जाता है। उसके बाद नंबर 2, सांसदों के बीच में, एमपीज के बीच में डिटेल्ड डिस्कशन होता है। उस बिल पर डिटेल्ड डिस्कशन होता है। उसमें लोग वाद विवाद आपस में बहस करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसके बाद वोटिंग होती है, वो 3rd स्टेप हो गया। उसके बाद वोटिंग होती है। जब ये 3 प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तब उस बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाता है। अगर पहले लोकसभा में है, वो राज्यसभा में जाएगा। अगर पहले राज्यसभा में पेश किया गया है, तो वो लोकसभा में जाएगा। ऑर्डिनरी बिल को तो किसी में भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद मान लो लोकसभा से राज्यसभा में जा रहा है, तो राज्यसभा अगर उस पर सहमत नहीं है, उसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, ओनली फॉर 14 डेज। अगर उसकी सहमति नहीं है तो तब राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के दोनों जो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, इनको सम्मन करता है, इनका ज्वाइंट सेशन बुलाता है। दोनों का जो है ज्वाइंट सेशन बुलाता है। लोकसभा राज्यसभा का एक संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, ज्वाइंट सेशन कहते हैं, वो बुलाता है। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट का अधिकार है, प्रेसिडेंट सम्मन करता है। और उसमें फिर बहस होती है, वहाँ फिर कंबाइंड वोटिंग होती है। वहाँ फिर अलग अलग नहीं होती है, सारे एमपी चाहे लोकसभा के चाहे उनकी कंबाइंड वोटिंग होती है। अगर वहाँ बिल पास हो गया, फिर वो राष्ट्रपति की साइन हो जाती है, फिर वो बिल जो है एक्ट या कानून या लॉ बन जाता है, ठीक है। अब मनी बिल की बात करिए। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ओनली इन लोकसभा। मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और इस बिल को राज्यसभा सिर्फ इस पर रिकमेंडेशन दे सकती है।
रिकमेंडेशन दे सकती है। दूसरे बिल को तो राज्यसभा फिर से विचार के लिए वापस भी कर सकती है लोकसभा में, लेकिन मनी बिल पर सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है और सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है। दूसरे बिल को तो वापस कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक, ओनली फॉर 14 डेज, इतना ही रोक सकती है। इसके बाद वो बिल अगर राज्यसभा 14 दिन रोक ले, ज़्यादा रोक ले, तो वह बिल फिर लोकसभा के आधार पर अपने आप उसको पास मान लिया जाता है। वित्त विधेयक को राज्यसभा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में इसका पोर्शन बचा हुआ है, उसको हम लोग उधर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों की जानकारी के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से, आगे कंपटीशन्स के हिसाब से आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को। मैंने काफ़ी अच्छा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे और भी जो बचा उस पोर्शन को अगले वीडियो में भेजूँगा। थैंक यू एवरीबॉडी।